बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डेरा गाजी खान कैंपस। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 का बेटा 7th लेक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, अब उसी की फर्दर टाइप्स को आज हमने कंटिन्यू करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। एक डेफिनेशन आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा दी थी, पढ़ा दी थी। एक और नई डेफिनेशन जो है आज हमने इसको डिस्कस करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, कि एक एटम के ऑर्बिटल्स के मिक्स होने का अमल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी। किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है ये? उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है जिनकी एनर्जी तकरीबन नियरली इक्वल यानी तकरीबन एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के क्लोज क्लोज होगी, गिविंग राइज टू इंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स। अब इनकी मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल्स जो हैं जो बनेंगे इक्वल इन नंबर, तादाद में क्या होंगे? बराबर होंगे या मसावी होंगे। यानी मिक्स होने से पहले ऑर्बिटल्स की तादाद और मिक्स होने के बाद में बनने वाले ऑर्बिटल्स की तादाद आपस में क्या होगी? सेम। टू द मिक्सिंग ऑर्बिटल्स एंड हैविंग सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। जब ये बन जाएंगे तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी, एक जैसी होगी, और इनकी शेप्स भी एक जैसी ही होंगी। तो ये अमल क्या कहलाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो हम आपको प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं कि एक ऐसा अमल जिसमें मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, एक ही एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिटल जिनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, आपस में ये इंटरमिक्स होते हैं और इनसे इक्विवेलेंट सेट, ये बिल्कुल वही बात है कि भाई ये तादाद में सेम होंगे, इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन असल में अल्कीन्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो डेवलप की गई थी। अल्कीन्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको इसकी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो थोड़ी सी रिकॉल करवा देता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा 6, इसका एटॉमिक नंबर है। तो कन्फिग्रेशन इसकी बनेगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब इसमें जो 2s है और 2p है ये इसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और यही मिक्सिंग शो करेंगे क्योंकि ये वैलेंस शेल से बिलोंग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें बेटा। इन दिस टाइप 1 2s एंड 2 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, कि इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक आपका s ऑर्बिटल होगा जिसका नाम 2s होगा, और दो आपके p के ऑर्बिटल्स हैं जिसका नाम क्या होगा बेटा? 2p। ये कार्बन के ऑर्बिटल्स होंगे, एक s और दो p। ये आपस में मिक्स होंगे और इससे तादाद में 3। देखें, मिक्स होने से पहले भी इनकी तादाद 3 है और मिक्स होने के बाद भी इनकी तादाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की 3 है। और इससे कोप्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको हासिल होंगे जिनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल या सेम होगी। Each sp2 hybrid orbital is directed from the center of an equilateral triangle to its three corners। हर sp2 hybrid orbital जो है वो सेंटर से इसके जो तीन कोने हैं, थ्री कॉर्नर्स, उसकी तरफ ये डायरेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इसमें ट्राइंगल बनती है। द बॉन्ड एंगल इसमें जो है बेटा वो 120 डिग्री का है, जबकि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है 2pz, इसमें क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू दिस ट्राई एंगल। तो इसमें एक आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये आपके जो तीन कॉर्नर्स बने होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, उन पर ये 2pz जो है बेटा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आपको कार्बन एटम के तीन ऑर्बिटल जो उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, यानी 2s, 2px और 2py, ये तीन ऑर्बिटल्स आपको दिखाए गए हैं। ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करके तीन
हाइब्रिडाइज्ड एक जैसे सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब इसमें सेंटर में आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें कुछ लूप्स जो हैं वो बड़ी हैं और कुछ लूप्स जो हैं वो छोटी हैं। अगर बेटा इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें अगर वेव नेचर वाले मॉडल को हम एक्सप्लेन करें तो उसमें दो तरह की वेव्स जो हैं वो इंटरफेरेंस या मिक्सिंग शो करती हैं। अगर एक जैसी ऑर्बिटल या एक जैसी वेव्स आपस में ऐड हों तो उससे कंस्ट्रक्शन होती है जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर डिफरेंट साइड्स वाली आपकी वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और उसका रिजल्टेंट नील होता है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का अमल जो है वो हो रहा है। एस जो है ये पॉजिटिव साइड रखता है, जबकि पी की दो लूप्स के अंदर एक साइड पर पॉजिटिव साइन होता है और दूसरी साइड पर नेगेटिव साइन होता है। तो इसमें बेटा अगर सिमिलर साइड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इनकी लूप्स बड़ी हो जाएंगी क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी। हाँ, अगर P का नेगेटिव पार्ट S के पॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वहां पर जो लोब का साइज है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा, यानी उसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइंस एक दूसरे के साथ मिक्सिंग शो करते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपको तीन बड़ी लूब्स और तीन छोटी लूब्स जो है बेटा नजर आ रही हैं, जबकि आखिर में जो है अपनी आसानी के लिए हम इन स्मॉलर लूब्स को ना भी बनाएं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए जो बड़ी लूप्स हैं वो इनफ होती हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि अभी इसमें बॉन्ड एंगल 120 का होगा, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, जबकि इसमें s और p करेक्टर जो है वो रिस्पेक्टिवली 33% और 66% होंगे। कैसे होंगे? देखिए इसमें एक हिस्सा जो है आपका s होगा जबकि दो हिस्से जो हैं वो आपके p होगा। तो टोटल आपका करेक्टर 100 जो है उसको आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इस वजह से आपका एस करेक्टर 33% और पी जो है वो 66% हो जाएगा। अब ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसी होती है? देखें ये सेंटर वाला जो है कलर एटम जो है वो पर्पल कलर से आपको दिखाया गया है, जबकि बॉन्डेड एटम जो है वो आपको ग्रे कलर के अंदर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से जो एक आपका ग्रे कलर वाला एटम है और जो दूसरा ग्रे कलर वाला एटम है, इन दोनों के दरमियान जिस साइड से भी आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे वो 120 का होगा। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा जब आप इथीन मालिक्यूल, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स या हाइड्रोकार्बन्स उनको ये एक्सप्लेन करता है। तो इथीन मालिक्यूल की फॉर्मेशन के अंदर 3sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम के हर कार्बन एटम के तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्सिंग की वजह से बनते हैं। किस वजह से बनेंगे? जब कार्बन का एक एस और दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो इसके साथ जो है ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप की वजह से इथीन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड जो प्रोड्यूस होता है वो लीनियर ओवरलैप से बनेगा, जबकि एक जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया था 2pz वाला, वो अब क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। देखें कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz, ये देखें एम्प्टी है। जबकि एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में से एक प्रमोट होकर चला जाएगा 2pz के अंदर। अब देखें यहाँ पर एक s है और तीन p है, लेकिन तीन पी में से सिर्फ दो पी इसके साथ मिक्सिंग शो करेंगे, जबकि एक पी जो है जेड वाला वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अब इस सूरत हाल में sp2 sp2 और sp2 के तीन ऑर्बिटल्स बने हैं, जबकि 2pz जो है बेटा वो एम्प्टी रहेगा। याद रहे इन सब के अंदर बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बॉन्ड बनाने के लिए वीबीटी के मुताबिक आपके पास वैलेंस शेल का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखें sp2 वाले और 2pz ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं और हाफ फिल हैं। क्यों?
क्योंकि मैक्सिमम इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यही वजह है ये आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, और यही फर्दर और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर कंप्लीट फिल हो जाएंगे, या इनमें इनकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपको फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल जो है वो समझाई गई है। बेटा तीन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें से ये जो सेंटर के अंदर आपको दो कार्बन नजर आ रही हैं, हर कार्बन का एक sp2 दूसरे कार्बन के एक sp2 के साथ डायरेक्ट लीनियर ओवरलैप शो करेगी। ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है sp2 जबकि दो जो इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बच गए थे, चूंकि उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इनके साथ 1s1 हाइड्रोजन जो है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ अलग-अलग एक एक बॉन्ड बनाएंगे, और ये भी लीनियर ओवरलैप होगी। देखिए लेफ्ट साइड पर भी आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, जबकि राइट साइड पर भी आपको हाइड्रोजन एटम नजर आ रहा है। तो इस तरह से तीन sp2 के जो ऑर्बिटल्स होंगे जो कि हाइब्रिड थे, उन्होंने फर्दर बॉन्डिंग बनाई। जबकि हर कार्बन के अंदर देखें परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर आपको एक एक जो 2pz का ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में नजर आ रहा है, इसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया था। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर ये चूंकि पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इस वजह से इसकी आपस में पैरेलल ओवरलैप होगी, और इस वजह से इसमें क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। जो सेकंड डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसमें देखें सेंटर में लीनियर ओवरलैप है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बना। साइड पर दो दो हाइड्रोजन्स में भी लीनियर लीनियर ओवरलैप है, तो इनसे भी आपका सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना। जबकि सेंटर के अंदर बेटा आपके दो पी जेड के जो ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने पैरेलल ओवरलैप के जरिए एक पाई बॉन्ड जो है वो बना लिया है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, इसमें बेटा आपको कुछ चीजें समझाई गई हैं कि असल में ओवरलैप कैसे होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए बेटा हमें वीबीटी का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। देखें एक साइड पर आपको लेफ्ट साइड में जो डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आपके दो ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम में इनमें मजीद डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, उससे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ये बिल्कुल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और लास्ट में इनकी ओवरलैपिंग जो है वो आपको दिखाई गई है। तो इस ओवरलैप के बाद इन दोनों लोब्स की जो एरियाज हैं वो एक दूसरे में पेनिट्रेट करने के बाद ऐड हो गए हैं, जिस वजह से सेंटर के अंदर आपको एक बड़ी सी लूप जो है वो नजर आ रही है। ये बेसिकली आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है, देखें जैसे अभी हमने इथीन मॉलिक्यूल के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड्स को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर देखें ऑरेंज कलर के अंदर आपको 5 लाइनें नजर आ रही हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। जबकि पैरेलल ओवरलैप के अंदर क्या होगा, आपका जो परपेंडिकुलर 2pz का ऑर्बिटल था, वो यहाँ पर किस तरह से ओवरलैप शो करेगा, ये देखें ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिमिलर साइड के साथ ऐड होगी। ऐड होने के बाद इनकी बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएगी, और इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सेपरेटेड हो जाएगा या डिफ्यूज हो जाएगा इबव द कार्बन एटम्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्मेशन है किस सूरत हाल में बेटा, जब आपका क्या बन रहा होता है, पाई बॉन्ड। अब इसकी अदर एग्जांपल्स में देखें, BF3 के मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस करना है। देखें बोरॉन की ग्राउंड स्टेट आपको दिखाई गई है। बोरॉन जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 बनेगी। यहाँ पर 1s2 आपको नहीं दिखाया गया क्योंकि वो आपका वैलेंस शेल नहीं है, जबकि वैलेंस शेल के अंदर बेटा 2s2 का इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और 2p1 इसका इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। अब चूंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेड स्टेट का होना जरूरी है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p के अंदर चला जाएगा। अब इस सूरत हाल में बेटा 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और 2py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि आपका 2pz जो है बेटा इसमें एम्प्टी ठहरा हुआ है। तो इसमें इसका 1s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे। जबकि नीचे जो है बेटा आपको BF3 मॉलिक्यूल की शक्ल में देखें,
एक आपको सॉलिड लाइन से इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ये ओरिजिनल बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे जो है आपको डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, ये फ्लोरीन के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर आकर बॉन्डिंग शो करेंगे। तो इस तरह से बेटा इसमें आपको स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए समझाया गया है कि भाई इसका ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, आपके 2p और एक s अवेलेबल होगा, इससे sp2 के 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी ऑर्बिटल डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई गई है। देखें, जो माइनस वाले हैं वो साइज में छोटे हो गए, और जो सिमिलर वाले थे पॉजिटिव वाले वो साइज में बड़े हैं। और इन्हीं बड़े ऑर्बिटल्स के साथ फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स जो हैं वो आकर अटैच होंगे और इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। इसमें बेटा जो एंगल होगा वो 120 का होगा, और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री जो है बेटा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अच्छा जी, अदर एग्जांपल्स में एक और केस है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, बेंजीन। देखिए बेटा, बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अब इसमें भी कुछ सूरत हाल ऐसे ही होती है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह से वही कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो इस सूरत हाल में कार्बन जो है वो सारे के सारे अपने ऑर्बिटल्स तो इन्वॉल्व कर रहा होता है, लेकिन उसका एक पी जो है बेटा वो रह रहा होता है, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर या मिक्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो टोटल देखें, नीचे वाली डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 6 आपके कार्बन है, और हर कार्बन का एक एक पी ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। अब चूंकि जो कार्बन के एटम हैं वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, और इस तरह से इनके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप के जरिए पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब जिस तरह से दो ऑर्बिटल से एक पाई बॉन्ड बनता है, चार आपके पी ऑर्बिटल से दो पाई बॉन्ड बनेंगे, और इसी तरह से छह पी ऑर्बिटल से बेटा आपके पाई बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 3। तो देखें, साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपको 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो है वो नजर आ रहे हैं। ये इसके अंदर मुसलसल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इनकी ये जो मूवमेंट है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। इसको बेटा हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसको आप तीनों तरीकों से जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर को आप ड्रा भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसमें देखें बेटा, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक डबल बॉन्ड बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें देखें, एक कार्बन ने एक दूसरी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि दो बॉन्ड इसने दो हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हुए हैं। तो कार्बन जो है बेटा चूंकि टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3। जबकि एक अनहाइब्रिडाइज्ड जिसका चौथा बॉन्ड बनेगा पाई आपके बॉन्ड की फॉर्म में, और वो किस तरह से बनेगा, यही आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैप के जरिए पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में भी ऐसे है बेटा, कार्बन जो है एक लीनियर ओवरलैप के जरिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और दो बॉन्ड लीनियर ओवरलैप के जरिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो उसमें बेटा टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है उनकी तादाद 3 है। जबकि जो आपका ऑक्सीजन है इसमें भी बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा लोन पेयर की शक्ल में, और इसी तरह से कार्बन में भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि आपके क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बनेगा, और इसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे। आखिर में बेटा इससे रिलेटेड एक्टिविटी है कि इथीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, इसको आपने देखना है बेटा। इसको अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिर दूसरे हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसको भी बेटा आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। पूरे लेक्चर में हमने इसी बात को डिस्कस किया है। फिर लास्ट में है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर p करेक्टर कितना होता है। ठीक है बेटा, तो ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। आखिर में बेटा इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर इसके मुताबिक लिखें। और लास्ट में C2H4, ये इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसकी शेप को जो है बेटा आपने ड्रा करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।